Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video, the third video on Newton's law of motion. In the first video, we discussed about the concept of force, we discussed about the concept of momentum, we discussed various cases for the momentum, and we even though discussed the concept of moment of inertia. थोड़ा थोड़ा सा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करी थी, इनर्शिया के बारे में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के वेरिएबल मास के बारे में। इफ यू रिमेंबर, इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सेकंड लॉ एंड आई जस्ट डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट सेकंड लॉ गिव्स यू द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स अगर आप बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो, बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए वी नीड फोर्स। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। वो किसने दिया था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने। लेकिन कितना फोर्स चाहिए बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय द सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ में हमने कुछ बेसिक बेसिक आइडिया बात करी थी, वेरिएबल मास। इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस्ड अबाउट द velocity वाला constant concept and we discussed even though static equilibrium, dynamic equilibrium ग्राफ के context में। For example, अगर आपको याद हो, we discuss actually Newton's second law is this: v dm divided by dt plus m dv divided by dt. For the details of this you can just check the previous video. यहाँ पे मैं velocity को constant, मतलब मास वेरी कर रहा है, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरी कर रही है। अगर इन दोनों में से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? वी डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। और अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है, अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगी और मेरे पास फॉर्मूला बनेगा m dv डिवाइडेड बाई dt। तो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी नो दिस, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल। तो यहाँ पे हमने इस बात पे कंक्लूजन किया था कि हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ नेट वाला इज इक्वल टू एम ए, ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे हमारा मास क्या रहता है? कांस्टेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी जनरली यूज दिस। तो आज के इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे और जो क्लास की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को देख के हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक आइडिया है, क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए। अगर हमारे पास, ये याद रखना है आपको कि लेट अस से मेरे पास फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मास की बात कर रहा हूं, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मास v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे अगर फोर्स पॉजिटिव आया, इसका मतलब it is along the direction of motion. Force is acting along the direction of, it is acting along the direction of motion. और वही बात अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब it is along, it is actually acting along or acting opposite to direction of motion. It is acting opposite to direction of motion। किधर की तरफ एक्ट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट। ठीक है, तो इस पे हमने कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल is given as, is given as, पहला लीनियर मोमेंटम कैसे हमारे पास? वो है p इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए और बी तो कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। यू आर सपोज टू फाइंड, फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है टाइम व्हेन फोर्स बिकम जीरो, टाइम व्हेन फोर्स
becomes 0। आपको क्या निकालना है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक आएगा। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सपोज वी हैव अ लीनियर मोमेंटम ओवर हियर। फर्स्ट थिंग वी आर सपोज टू रिमेंबर, ये जो हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, बिकॉज p इज द फंक्शन ऑफ t। अब हमसे क्या निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो फोर्स, या हमें वो वाला टाइम निकालना है जब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। फर्स्टली वी नो वी हैव बीन गिवन मोमेंटम एज at माइनस bt स्क्वायर, राइट। सो वी आर बीइंग गिवन मोमेंटम। अगर मुझे इसका फोर्स निकालना है, तो फोर्स तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी नो दिस द सेकंड लॉ। तो जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट a माइनस 2bt, राइट। अब उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि टाइम बताइए, टाइम की वैल्यू वी आर सपोज टू फाइंड जब जब क्या चीज 0 हो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू 0 है। फोर्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए, सो यू आर गोइंग टू गेट a माइनस 2bt, इसको इधर भेज दीजिए, 2bt इज इक्वल टू a, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाई 2b। सो दिस इज द टाइम जिस टाइम पे फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। अगर आप इस टाइम को इसमें पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 0। देखिए, सपोज अगर मैं यही फोर्स की इक्वेशन देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं इट इज एक्चुअली a माइनस 2 इंटू बी, टी की वैल्यू पुट कीजिए a डिवाइडेड बाई 2b। देखिए 2b से 2b कैंसल, a माइनस a 0। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर फोर्स 0 है सर, वी नो व्हेन द फोर्स इज 0 इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में भी दो चीजें होती हैं, वेदर कांस्टेंट और वेरिएबल, सॉरी वेदर स्टैटिक और डायनामिक। अब सपोज अगर मैं ये टाइम मोमेंटम में पुट करूं, इफ आई विल पुट दिस टाइम इन मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू अगर 0 आई, इसका मतलब वेलोसिटी 0, फोर्स तो 0 है ही इस टाइम पे, इस टाइम पे फोर्स की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, और अगर इस टाइम पे मोमेंटम भी 0 आया, तो इसका मतलब ये उस केस में क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तो होगा, बट कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है, अगर इस टाइम पे मोमेंटम की वैल्यू नॉन जीरो आई, फोर्स तो 0 है इस टाइम पे, और मोमेंटम की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है, बट दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट। तो यहाँ पे जब आप इसमें पुट करेंगे t की वैल्यू, तो क्वाइट ऑब्वियसली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट 0। दिस मींस दिस सिस्टम, और एट दिस पॉइंट दिस इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू गेट, दिस सिस्टम इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज व्हाट वी कॉल एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर हियर। व्हाई डायनामिक, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू 0 नहीं है। इसके बाद हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली वेरी ओल्ड क्वेश्चन है एक्चुअली फ्रॉम जेईई एडवांस। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, अगर मेरे पास मोमेंटम की वैल्यू, क्वेश्चन यू है, इफ मोमेंटम इज इक्वल टू 4 sin t आई कैप, 4 sin t आई कैप प्लस 4 cos t j कैप। अब मेरे से क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टू थिंग्स, फाइंड फोर्स इक्वेशन, फाइंड फोर्स इक्वेशन, और उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन, दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है, फर्स्ट इज फोर्स, दूसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, एंगल। अब नोटेबल पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, नोटेबल पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में हमें डॉट प्रोडक्ट का काम आएगा, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एडवांस एज वेल। खैर उन्होंने सिर्फ दूसरा पार्ट पूछा था, हम दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, मेरे पास कौन सी इक्वेशन गिवन है, आई एम बीइंग गिवन द मोमेंटम इक्वेशन, एंड दिस अगेन मोमेंटम इज ओवर हियर वेरिएबल। तो यहाँ पे मोमेंटम वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि जो मेरा फोर्स मिलेगा, वो फोर्स इसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा। सो आई कैन राइट फोर्स इक्वेशन एज dp डिवाइडेड बाय dt, राइट। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट, 4 साइन की क्या होती है, cos
टी आई कैप, राइट, प्लस 4 कॉस की क्या होती है माइनस साइन टी जे कैप। सो मेरे पास जो फोर्स की इक्वेशन आ गई, फोर्स की इक्वेशन, आई मे राइट फोर्स इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन मेरे पास क्या है, 4 cos टी आई कैप, राइट, माइनस 4 साइन टी जे कैप, क्योंकि cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। अब ये तो मेरे पास आ गया फोर्स की इक्वेशन। अब दूसरी बात मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, तो क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं, मोमेंटम भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। टू फाइंड एंगल वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप जानते हो, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। और अगर मुझे यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा किसके बराबर निकलेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फाइन। अब उसके बाद मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए डॉट बी। ए डॉट बी मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है फोर्स, एक वेक्टर है मोमेंटम। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 कॉस टी साइन टी आई डॉट आई कितना होता है 1, माइनस 4 4 जा 16 माइनस 16 दोबारा कॉस टी साइन टी। और मैग्नीट्यूड में कितना भी आ जाए उसमें उलझना नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 16 cos t sin t माइनस 16 cos t। तो आंसर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 0। तो जब cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड यू नो दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा व्हेन 90। तो इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल जो हमने क्वेश्चन देखा, ये दो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। सो आई विल राइट द स्टार मार्क करके पॉइंट, दिस मोमेंटम and force are orthogonal, they are what we call as orthogonal vectors, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है राइट नाउ 90 डिग्री। that's why I got this what we call as theta as 90 डिग्री। नाउ उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट मी ड्रॉ दिस। क्वेश्चन कुछ यूं है, एंड हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ है और फोर्स टाइम सॉरी मोमेंटम टाइम ग्राफ है, और हमसे निकालना है फोर्स निकालना है, ठीक है। फाइन। उसके बाद मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे +10, ये -10, और ये टाइम है 10 सेकेंड्स, 10, ये कितना है 20, और ये वाला कितना है 30, ये वाला कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला टाइम दैट इज 50। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ है, ये पीटी ग्राफ है, और आपसे पूछा जा रहा है फोर्स एट फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 5, एट t इज इक्वल टू 5 कॉमा t इज इक्वल टू 15 कॉमा t इज इक्वल टू 15 पे निकालते हैं, 25 पे निकालते हैं, t इज इक्वल टू 35 पे निकाल देते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 45 भी जा सकते हैं। लेट मी राइट t इज इक्वल टू 45। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइक स्लोप लोप का ध्यान रखना पड़ेगा इधर। पहली चीज ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ के किस चीज से फोर्स निकलता है, एक बार इसको यहाँ पे देख ले। फोर्स हमें पता है दैट इज dp डिवाइडेड बाय dt, राइट। तो अगर हमसे ये फोर्स पूछा है, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ के स्लोप से हमारे पास फोर्स आएगा। अगर ये फोर्स टाइम ग्राफ होता और मुझसे चेंज इन मोमेंटम पूछा, तब मैं क्या निकालता, एरिया। तो इसका मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज देगा, फोर्स। अब फोर्स कहाँ कहाँ पे पूछा, टाइम t इज इक्वल 5। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना,
एक नोटेबल पॉइंट एक और है, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के पास सिंगल स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हैज सिंगल स्लोप। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट की बात, तो यहां से लेके यहां तक दिस कहीं ना कहीं यहाँ पे t इक्वल 5 सेकंड आ जाएगा, और t इक्वल 5 सेकंड पे स्लोप कितना होगा, अगर मैं निकालूं tan थीटा, इसमें तो एक ही स्लोप मिलेगा, जो पूरी लाइन का स्लोप वो हर पॉइंट का स्लोप। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितनी है 10, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 10, एंड थीटा एक्यूट है तो 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो tan थीटा का मतलब यानी स्लोप का क्या मतलब है, फोर्स, कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, फोर्स। तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पास 1 न्यूटन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज कि मेरे से पूछा है कि 15 सेकंड्स के बाद, देखिए ये 10 से लेके 20, कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 होगा। आप इस एंटायर जर्नी में देख लीजिए, यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे फोर्स क्या मिलेगा, जीरो। मोर ओवर यू विल नॉट फाइंड एनी स्लोप ओवर हियर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई स्लोप नहीं है, जब स्लोप नहीं है तो फोर्स जीरो है। तो एट t इज इक्वल टू 15 की बात करूं, स्लोप की वैल्यू जीरो, तो फोर्स की वैल्यू जीरो आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं t इज इक्वल टू 25 की बात करूं, t इज इक्वल 25 कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। नाउ यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन में मोमेंटम अभी पॉजिटिव ही है, क्योंकि मैं अभी ऊपर वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मोमेंटम कैसा है, पॉजिटिव, बट मोमेंटम घट रहा है। तो मोमेंटम अगर घट रहा है, इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या अगर मोमेंटम पॉजिटिव, तो लेट मी कॉल यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है। मोमेंटम पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मोमेंटम पॉजिटिव तो मास वेलोसिटी पॉजिटिव, बट वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। So that means I can say it is retarding, right? It is retarding. Magnitude of velocity is decreasing. इसका मतलब acceleration की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिधर की तरफ एक्सेलरेशन उधर की तरफ फोर्स। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन हमें तो ग्राफ से मतलब, ग्राफ से भी ये क्वाइट ऑब्वियस हो रहा है कि जो हमारे पास स्लोप है वो भी नेगेटिव आ रहा है। देखिए ये वाली लाइन अक्यूट है, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, नो स्लोप, एंड ये वाली लाइन कौन सी है, ऑब्ट्यूस। और वी नो tan ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आपको जो स्लोप मिलेगा, अगर आप देखेंगे स्लोप थीटा हमारा ऑब्ट्यूस आ रहा है। अब वो कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पूरी लाइन की बेस कितनी है 10, और ये कितना है 10, तो दोबारा हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan theta is equal to 1 divided perpendicular divided by base 10 divided by 10, that is 1, but that is minus 1 Newton, because slope यहाँ पे क्या है, obtuse। उसके बाद और ध्यान से समझना है, अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, आई विल मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अगर 30 यहाँ पे है, लेट मी कॉल ये 40 है, 35 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे लेट अस से। अब यहाँ पे पहली चीज मोमेंटम कैसा है, अगर आप देखेंगे ये हमारा ओरिजिन है, मोमेंटम कैसा है, नेगेटिव। मोमेंटम नेगेटिव तब जब वेलोसिटी हमारी नेगेटिव, यहाँ पे p क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव में बढ़ ही रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। सो इसका मतलब इस टाइम पे ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन का मतलब थोड़ी ना होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी स्पीड डाउन हो जाए। क्या ये बॉडी स्पीड डाउन हो रही है, नहीं, इसका मोमेंटम बढ़ रहा है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी को कौन बढ़ाएगा, जब उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी जो भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट, लेट से लेफ्ट, तो यहाँ पे फोर्स भी नेगेटिव, और फोर्स भी नेगेटिव आना चाहिए। अब मेरा स्लोप भी ऑब्ट्यूस आना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑब्ट्यूस ही। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे tan थीटा दोबारा निकाल दूं, tan थीटा आएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज अगेन 1 माइनस न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस ओनली सिग्निफाइज व्हाट वी कॉल एज अ स्लोप। तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, -1 न्यूटन, राइट, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। और वही कहानी मैंने दोबारा बताई जो हमने ग्राफ
थ्योरी में डिटेल में डिस्कस किया। ना उसके बाद जो ई वाला पार्ट है वो है कि आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है 45 पे। नोटेबल पॉइंट क्या है, पहली चीज तो यहाँ पे स्लोप जो आएगा अक्यूट आएगा तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअली समझना। जब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जितनी भी है मैक्सिमम है, लेट्स से नेगेटिव है, उसके बाद वेलोसिटी घट रही है बट अभी भी नेगेटिव ही है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज स्टिल व्हाट, नेगेटिव। तो नेगेटिव में जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर पहले -10 था अब -8 -6 -4 -3 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब इट इज द फोर्स which is acting opposite to this velocity। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन या फोर्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये बॉडी क्या हो जाएगी, रिटार्ड। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मेरा स्लोप है, एक तो यहाँ से पता चल गया कि फोर्स पॉजिटिव है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से देखूं जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो अभी भी आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कितना है, वो अभी भी है 1 न्यूटन लेकिन पॉजिटिव। और दूसरी बात, यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड। यहाँ पे क्या हो रही है बॉडी, एक्सेलरेट। याद रखना नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता, यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जब भी मोमेंटम टाइम ग्राफ का हो, स्लोप निकालना हो, यू आर सपोज टू यूज दिस कॉन्सेप्ट वेयर एवर यू आर यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड यू आर सपोज टू यूज इट, बिकॉज इस चीज से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बॉडी स्पीड अप हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है। फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पे -1 न्यूटन, यहाँ पे 1 - न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन। उसके बाद हमने क्लास में एक क्वेश्चन और डिस्कस किया है। वो क्वेश्चन कुछ यूं है, सपोज हमारे पास ऐसा ग्राफ गिवन है, let's say this is the momentum time graph. For example, this may not be exact up to dimensions, just to understand the concept। momentum time graph हमसे क्या पूछा गया है, suppose let's say this is force time graph, let's take this is force time graph, this is force time graph, and you are supposed to find change in momentum, you are supposed to find change in momentum। now the graph is force time graph, force time graph के किस चीज से मुझे momentum change पता लग जाता है, we know this, force is equal to dp divided by dt, dp is equal to f dt। इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन सिग्निफाइज एरिया। तो इसका मतलब फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से पता चल जाएगा क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर मैं, ये बाइसिमेट्री है, लेट्स से ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3 और ये एरिया A4। बाइसिमेट्री अगर मैं लिख दूं इसको, बाई सिमेट्री A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4, सारे एरियाज बराबर है। मैंने पहले ही बोला एग्जैक्टली ये ड्रॉ नहीं हो पाया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लेट्स से इट इज बाय सिमेट्री, दे आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये -a है, ये +a है, ये भी +a है और ये -a है, अगर आप देखेंगे अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 0। तो इवन दो द फोर्स इज एक्टिंग, बट दैट मीन्स द रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम क्या है, 0 है। रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम 0 है, इसका मतलब मोमेंटम तभी चेंज आया, मोमेंटम में तभी चेंज होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब देयर हैज बीन नो चेंज इन द मोमेंटम बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, राइट। नाउ वी हैव अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग, सपोज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, एफ नॉट से हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको, इस वाले को हमने एफ नॉट से डिस्कस किया था, दिस इज एफ एंड लेट्स से दिस इज टाइम ग्राफ टी एंड दिस इज द टाइम टी नॉट जिस पे मुझे निकालना है, या टी मान लीजिए। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, पार्टिक फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज शोन, दिस इज द एफ टी ग्राफ। उसके बाद बोला गया है इंपॉर्टेंट नोट कि इफ पार्टिकल starts
फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t, यू आर सपोज टू फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी पे आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी। देखिए बड़ा सिंपल है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेरे पास एफ टी ग्राफ है और एफ टी ग्राफ के लेट्स से इट्स अ हेमिस्फीयर या सेमी सर्कल, एफ टी ग्राफ के किस चीज से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, एफ टी ग्राफ के एरिया से चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। तो दैट इज एक्चुअली की टू दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन लिख दूं, सो आई विल राइट एरिया ऑफ FT graph, area of FT graph gives what we call as the change in momentum, right? तो यहाँ पे जो मेरे पास जो ग्राफ है, मेरे पास जो ग्राफ है वो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वो चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चलो वी माइनस यू लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई टी। और आप जानते हो पार्टिकल जो है ना वो रेस्ट से स्टार्ट हो चुका है, रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद उसका यू जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो डेटा हमने इसको इस्तेमाल किया है, जो क्लास में एग्जैक्टली डिस्कस किया, हमसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी एम वी फाइनल डिवाइडेड बाई एम। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि u की वैल्यू 0, इज पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2m। so this is how you get the velocity, right? Pi r square t divide, oh sorry, ये change in momentum, ये तो impulse बन जाएगा, force बन जाएगा, this is not t यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस, टाइम यहाँ पे नहीं है, दिस इज ओनली एम वी, एंड यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, वरना ये चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन जाएगा, तो ये फोर्स बन जाता। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम है, तो ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, ट्रीटिंग इट एज सेमी सर्कल। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, अगर मैं इस पहला ऑप्शन, अगर मैं r को f नॉट के बदले पुट कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट वेलोसिटी एज पाई f नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यू जो हमारे पास आंसर आएगा। दूसरा, मैं इस r के बदले, अगर ये पूरा t है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस t बाई 2 होगा, ये रेडियस कितना होगा, t बाई 2। तो इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई तो एज सच है, और रेडियस की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूं मैं, t डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो है पाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8m। तो ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन बनता है। तीसरा ऑप्शन ये बन सकता है, एक बार r को रेडियस को f नॉट पुट कीजिए, एक बार t बाई 2 पुट कीजिए, सो यू आर गोइंग टू गेट v इज इक्वल टू पाई तो एज सच है, एक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2m। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 4m। सो दिस इज वेलोसिटी। तो मेरे पास ये तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। नाउ कभी कभार आपके पास ये ऐसा आएगा कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये बताइए क्या सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं या इनमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि इस पर्टिकुलर फिगर में हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे एंड ऑल द थ्री सीम्स करेक्ट, बट आई विल से कि सिर्फ इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, दीज ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। क्यों, ऐसा क्यों है, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा।
लेट अस से आप इसकी यूनिट क्या पुट करेंगे, पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास की क्या हो जाएगी, केजी। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है वेलोसिटी। अब ध्यान से समझना, केजी से केजी कैंसल, क्या ये यहाँ पे खैर एम स्क्वायर टू द पावर 4 बन जाएगा, क्या ये पर्टिकुलर यूनिट फोर्स की हो सकती है, सॉरी वेलोसिटी की हो सकती है, नॉट पॉसिबल, सो दिस मींस आवर आंसर इज नॉट करेक्ट। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पाई, टाइम की यूनिट कितनी मिल जाएगी, सेकंड का स्क्वायर, लाइक सेकंड स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, केजी। तो ये भी वेलोसिटी की यूनिट नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। बट यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे, फोर्स की यूनिट क्या आ जाती है, केजी, मीटर, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम की क्या होती है, यूनिट सेकंड, और इसकी कितनी हो जाएगी, केजी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, केजी से केजी कैंसल, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसल, तो बचा कितना, मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन एज पर द यूनिट्स एज वेल। आंसर एग्जैक्ट आना दैट इज नॉट अ बिग डील, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके यूनिट्स भी मैच हो जाने चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारे पास एक इसमें क्वेश्चन आता है लास्ट इस कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है कि सपोज if a particle of mass m is incident on the vertical wall with speed u। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक वर्टिकल वॉल है, इस पे पार्टिकल स्ट्राइक किया विद स्पीड u, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि a force is applied which changes its velocity according to given graph। आपके पास वेलोसिटी जो में चेंज जो आया वो एज पर द गिवन ग्राफ आया, दिस इज एफ टी ग्राफ जिसके अकॉर्डिंग फोर्स चेंज हो रहा है। लेट मी से दिस इज एफ नॉट एंड दिस इज टी, ये हमारे पास एफ टी ग्राफ आया, ठीक। उसके बाद ये आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट, आपको एफ नॉट की वैल्यू निकालनी है कब, इफ दिस कोलिजन क्या है हमारे पास, इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, लेट्स से कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मेरे पास एफ टी ग्राफ है, एफ टी ग्राफ से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी सॉरी हमें फोर्स निकालना है, अगर वेलोसिटी कैसा है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो मुझे पता है अगर मैं इसका सोल्यूशन लिख दूं, ये मेरे पास एफ टी ग्राफ है। अब ध्यान से समझना, एफ टी ग्राफ है और कोलिजन इलास्टिक, मतलब जिस स्पीड से ये जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा, एंड वी हैव डिस्कस दिस इन व्हाट वी कॉल एज द चेंज इन मोमेंटम कॉन्सेप्ट। जिस स्पीड से जाता है और अगर उसी स्पीड से वापस आता है तो मोमेंटम में जो चेंज आता है वो डबल आता है, तो डेल्टा एम यू कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एम यू। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो चेंज इन, और दूसरी बात, ये मेरे पास एफ टी ग्राफ है, एफ टी ग्राफ का एरिया भी क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। अब मेरे पास क्वेश्चन खुल चुका है, तो इसका मतलब डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 mu, और एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ कितना है, 2 × 1/2। लाइक मेरे पास अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है इसकी, t/2, हाइट कितनी है इसकी, वो है एफ नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू आर गोइंग टू गेट 4mu डिवाइडेड बाई टी। ये तब जब हमारे पास जो कोलिजन है वो क्या है, हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। अब दूसरा केस है, अगर मेरे पास जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक, लाइक यहाँ से गया और यहीं पे एब्जॉर्ब हुआ, लेट्स से यहाँ से गया यहीं पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब। अब जब ये एब्जॉर्ब हुआ तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, एम। अब दोबारा एरिया तो इतना ही आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू एरिया, तो एरिया कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, एम यू, एरिया कितना होगा, हाफ, लाइक ट्वाइस, दो ट्राइंगल्स है ना हमारे पास, ट्वाइस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है इसकी, t/2, हाइट कितनी है इसकी, एफ नॉट।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास एफ नॉट की वैल्यू कितनी आई, 2mu divided by t. So this is what we call as the force की value if the given force time graph given है हमारे पास and we are supposed to find what we call as the force अगर हमारे पास ऐसा graph given होगा. तो we are left with one more concept in that is impulse momentum theorem. उस पे नीट 2025 के सवाल. Then we will be discussing what we call as the variable mass वाला concept, that is the rocket propulsion. And inshallah in the next video I'll be discussing that. See you in the next video. Thank you.